हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस साइंस के। मैं सत्यम दुबे, आप सबका साइंस टीचर, आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा आज का जो क्वेश्चन है पहला, वो है क्यूटिनस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। जो क्यूटिनस रेस्पिरेशन होता है, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, त्वचीय श्वसन बोलते हैं, ये किसके द्वारा किया जाता है, या कौन कौन से लोग या कौन कौन से एनिमल्स हैं जो इस रेस्पिरेशन को करते हैं या इसके थ्रू रिस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो वो हमें बताना है। त्वचीय श्वसन कौन कौन से जानवर हैं जो करते हैं, सॉरी, एनिमल्स का मतलब होता है जो जंतु होते हैं, वो कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जो इस रेस्पिरेशन को करते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, जल्दी जल्दी। तो अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, ठीक है, अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें, तो बिल्कुल ये स्किन से, यानी कि ये स्किन से अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस डन करता है। अगर हम मैन की बात करें तो ये तो बहुत आसान है, यहाँ से आपका लंग्स आंसर आएगा। लंग्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन डन करते हैं। ठीक है, देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि देखिए, ब्रीदिंग जो होती है ना, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब होता है कि सांस लेना, यानी इनहेल करना और एक्सहेल करना। और क्या होता है, एक्सहेल करना। ठीक है, तो ये होता है ब्रीदिंग का मतलब। बट दो तरह की प्रोसेस होती है। अगर ब्रीदिंग में भी आप देखोगे तो दो तरह की प्रोसेस होती है। एक होती है नॉर्मल ब्रीदिंग, और एक जैसे हम योगा के टाइम पे ब्रीदिंग करते हैं। तो देखो, नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है कि जब हम पहले सांस लेते हैं, पहले तो हम लोग ये इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, फिर हम आगे आपको डिटेल में मैं इसको बताऊंगा। तो अर्थवॉर्म जो होता है वो स्किन से जो रेस्पिरेशन है उसको डन करता है। अगर हम बात करें फिश की, तो फिश जो होती है ये गिल्स यानी गलफड़े से अपना रेस्पिरेशन डन करती है। किससे डन करती है, गलफड़े से। और अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में जो मतलब ये बर्ड्स जो होते हैं ये एक तरह से एप्स में आते हैं, यानी उड़ने वाले पक्षियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये भी अपना रेस्पिरेशन किससे डन करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग करता है वैसे ही ये भी लंग्स से डन करते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए, नोट डाल के आप लोग लिख सकते हैं इस प्रोसेस को, कि जो एप्स होते हैं यानी कि जो उड़ने वाले जंतु होते हैं, जब आप जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको बताया जाएगा जो एप्स होते हैं यानी कि जो उड़ने वाले जंतु होते हैं। ठीक है, उड़ने वाले जो होते हैं, और जो मेमल्स होते हैं जिसे हम स्तनधारी कहते हैं। ठीक है, मेमल्स जो होते हैं यानी कि स्तनधारी। मैं अभी एक एक चीज मैं डिटेल में लिखवा दूंगा कि कौन से लोग किस तरह से रेस्पिरेशन को डन करते हैं। तो ये दोनों का आप लोग लिख लेंगे कि जो मेमल्स होते हैं और जो एप्स होते हैं, ये दोनों के दोनों अपना रेस्पिरेशन कैसे डन करते हैं, लंग्स के थ्रू डन करते हैं। किसके थ्रू डन करते हैं, लंग्स के थ्रू डन करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो एक तरह से कह सकते हो कि स्किन से डन करते हैं, जैसा अभी हमारा क्वेश्चन था। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ए और बी, ये दोनों लंग्स से डन करते हैं। अगर हम बात करें सी, तो एक आता है आपका, अभी अभी हम लोग क्वेश्चन के अंदर पढ़े हैं, अर्थवॉर्म, जिसे हम अ, आपका किसान का मित्र भी इसे कहा जाता है। तो अर्थवॉर्म जो होता है ये भी किससे डन करता है, ये अपना रेस्पिरेशन स्किन से डन करता है। नेक्स्ट है लीच, जिसे हम जोंक कहते हैं, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, जोंक कहते हैं। ये भी अपना रेस्पिरेशन स्किन से डन करता है। ठीक है, स्किन से डन करता है। एंड इसके बाद जो है वो है नेक्स्ट, फ्रॉग। देखिए, फ्रॉग जो होता है वो चूंकि उभयचर है, यानी कि जो मेढक होता है वो उभयचर होता है, तो इसलिए इसके पास दो प्रोसेस होती है, यानी दो चीजों के थ्रू ये अपना रेस्पिरेशन डन कर सकता है। एक है स्किन, और दूसरा है, ऐसा कुछ रीजन नहीं है कि ये उभयचर होने के नाते ही ये अपना रेस्पिरेशन दो प्रोसेस से डन कर सकता है। ऐसा कुछ बहुत बड़ा रीजन नहीं है। बट हमें समझना चाहिए कि फ्रॉग जो होता है वो दो तरीके से डन करता है, एक स्किन हो गया और दूसरा हो गया फेफड़े से। ठीक है, लंग्स जिसे आप कह सकते हैं। तो ये तीन जन हैं जो स्किन से डन करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और लंग्स से दो जन हैं जो डन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इंसेक्ट्स होते हैं या रेप्टाइल्स जिन्हें हम कहते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स। ठीक है, और दूसरा होता है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है, रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंगने वाले जंतु, रेंगने वाले जंतु, जैसे आपका सांप आता है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये कैसे डन करते हैं रेस्पिरेशन, तो ये ट्रैकिया के थ्रू डन करते हैं। ठीक है, ये कैसे कैसे डन करते हैं, ट्रैकिया जिसे आप विंड पाइप कहते हैं,
ट्रैकिया, आपने सुना भी होगा, मैंने पढ़ाया भी है। ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, ठीक है। इसके थ्रू ये अपना रेस्पिरेशन क्या करता है, डन करता है, ठीक है। इस तरह से ये जितने आपके सामने दिए गए हैं, और इसमें एक चीज और जो मैंने अभी बताया भी है कि जो फिश होती है, फिश का आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, एच डाल के, FISH। फिश जो होता है ये कैसे अपना रेस्पिरेशन डन करता है, तो ये डन करती है गिल्स के थ्रू, गलफड़े के थ्रू। वो अलग की बात है कि कुछ मछलियां हैं जो अलग अलग तरीके से अपना रेस्पिरेशन डन करती हैं, बट मोस्टली जो होती हैं वो गिल्स के थ्रू डन करती हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने टेबल दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको जरूर नोट कीजिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो इससे टेबल से बाहर नहीं बनेंगे। इसलिए मैं बोला हूं, देखो बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम आती है कि सर एमसीक्यूज कहाँ से करें, क्योंकि आपका जो सेशन है वो मैक्सिमम डन हो चुका है, तो उनकी ये प्रॉब्लम आती है सर एमसीक्यू कहाँ से करें। देखिए एमसीक्यू क्या होता है, एमसीक्यू होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चंस आपको तब आएंगे दोस्तों जब आपका क्या होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा, जब आप ऐसी पढ़ाई करो, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसको ऐसे पढ़ो कि आप ये सोचो कि मुझे नेक्स्ट डे इसे किसी को पढ़ाना है। क्या करना है, नेक्स्ट डे इसे पढ़ाना है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ाई करोगे ना तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने पोस्टमार्टम कर दिया उस पूरे सवाल का। तो इसी तरह से आपको जिस दिन पढ़ने आ जाएगा, आप लोग जिस दिन से आप लोग इस तरह से पढ़ना सीख लोगे, उस दिन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फिक्र नहीं होगी, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। मैंने तो ये बताया कि कौन कौन से जो जीव होते हैं वो किस किस तरह से अपना रेस्पिरेशन डन करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं ब्रीदिंग में डिफरेंस बताऊंगा। ब्रीदिंग दो तरह की होती है। मैंने आपको कहा था कि ब्रीदिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है जैसे हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो होती है जैसे रामदेव बाबा ब्रीथ करते हैं। अब आप कहोगे सर इन दोनों में क्या प्रॉब्लम, क्या इनमें डिफरेंस है। तो देखिए, जब नॉर्मल ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, सिंपल से आप प्रोसेस करके देखना। अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करें तो आप लोगों को पता होगा जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमने क्या किया, सांस लिया, इनहेल किया, ठीक है, और फिर एक्सहेल करते हैं। देखिए ध्यान से, एक्सहेल करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉज लेते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस नॉर्मल ब्रीदिंग की है। पॉज लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी डिफरेंस आपको समझ में आएगा। फर्स्ट इनहेल, देन एक्सहेल, देन पॉज, फिर इनहेल एक्सहेल पॉज, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्रीदिंग। एंड अगर हम बात करें कि स्पेशल ब्रीदिंग या कह सकते हो कि जिसमें हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, हम सांस तो इनहेल करते हैं, उसके बाद ये जो पॉज है ये लास्ट में ना करके इनहेल के बाद जस्ट हम क्या करते हैं, पॉज करते हैं, देन हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सहेल कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये इस स्पेशल ब्रीदिंग के अंतर्गत आती है। तो ये है ब्रीदिंग की दो प्रोसेस। और रेस्पिरेशन जो होता है, जब हम ब्रीदिंग के साथ ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लाते हैं, उसके बीच में हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ एनर्जी यानी ग्लूकोज का फॉर्म हमारे बॉडी के अंदर, जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो ग्लूकोज कुछ एनर्जी बनती है जो कि एनर्जी को स्टोर करती है, और इसी को एटीपी के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। और यही अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी प्रोसेस है रेस्पिरेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेशन होता क्या है, तो ब्रीदिंग के साथ जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनना शुरू हो जाए या एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा डिटेल में समझ में आया होगा कि जब ब्रीदिंग के साथ एनर्जी जो होती है स्टोर होना शुरू हो जाए, एनर्जी बनना शुरू हो जाए, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया। तो दोस्तों जितने लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा जो ऐप है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर द जोरावर क्लासेस के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। iOS और एंड्रॉयड के लिए अलग अलग है। द जोरावर क्लासेस का जो ऐप है आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जाइए, वहां पे हमने केबीएस का स्पेशल कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें से 800+ स्टूडेंट ने अपने आप को इनरोल कर रखा है।
उस कोर्स की जो डेमो क्लासेस है वो आपको ऐप पे अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ठीक है, यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें केबीएस डेमो क्लासेस की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं। अब ये 800 प्लस स्टूडेंट ने अपने आप को इनरोल कर रखा है, आप भी इनरोल करोगे, और कब करोगे, जब आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, तब आप करोगे। मुझे पता है सब लोग करेंगे, ठीक है, बट कब करेंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब आप सोच रहे होगे सर नोटिफिकेशन आने में और इन 800 लोगों में क्या डिफरेंस होगा, है ना, ऐसा आप लोग सोच रहे होगे, जरूर सोच रहे होगे। देखिए सर, ये 800 स्टूडेंट 300 वीडियो को तब तक कवर कर चुके होंगे जब तक नोटिफिकेशन आएगा। ये 800 स्टूडेंट 300 प्लस वीडियोज को कवर कर चुके होंगे 1 से 2 बार, जब तक नोटिफिकेशन आएगा। और फिर ये उसके बाद जिस तरह से मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं एक क्वेश्चन का, उस तरह से ये एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहे होंगे, और उस टॉपिक से कोई भी इनका टॉपिक बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, और अगर आप नोटिफिकेशन के टाइम पे अपने आप को इनरोल कराओगे तो ये प्राइस जो है वो तो एक आपको ज्यादा लगेगी ही लगेगी, ये प्राइस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, तो उस समय प्राइस भी ज्यादा लगेगी, और आपके सिर पे सबसे पहले 300 प्लस वीडियो का बर्डन होगा। नोटिफिकेशन से ज्यादा 90 दिन का आपको टाइम मिलता है कि एग्जाम कराने में। ठीक है, तो 300 प्लस वीडियो का बर्डन होगा, और इस बर्डन को न झेलने से आप झेल नहीं पाओगे, क्योंकि किसी के ऊपर अगर 300 वीडियो अगर पढ़नी हो और 90 दिन में पढ़ना हो, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी वीडियो आपको एक दिन में खत्म करनी होगी। और खत्म करने से मतलब नहीं, आपको समझ में भी आनी चाहिए। उसके बाद ये जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं ये भी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम तो सब मांगता है ना कि वीडियो भी खत्म होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी खत्म होनी चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिसीजन है कि आप डेमो क्लासेस अभी देख करके उसको जल्दी से जल्दी इनरोल कराएंगे, या आप नोटिफिकेशन के टाइम पे इनरोल कराएंगे। इनरोल तो आप कराएंगे ही कराएंगे, बिकॉज हमने कोर्स ही इतना अच्छा दे रखा है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, डेमो क्लासेस लीजिए, जल्दी से नोटिफिकेशन के बहुत पहले, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग इनरोल करा लीजिए, जिससे आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपका सारी तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इंसुलिन रेगुलेट। इंसुलिन जो होता है वो किस चीज को रेगुलेट करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ठीक है, इंसुलिन जो होता है वो किस चीज को रेगुलेट करता है, आपको बताना है। इंसुलिन जो है वो किस चीज को रेगुलेट करता है। सो इसका बहुत आसान सा आंसर है, इसका आंसर होगा, ये जो इंसुलिन होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। आप लोग सुने होंगे कि इंसुलिन की कमी से या इंसुलिन की अधिक कमी से क्या हो जाता है, लोगों को शुगर हो जाता है। ठीक है, और शुगर क्या होता है, शुगर जो होता है, अगर आप पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट का सेक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि ये 3 तरह का होता है। ठीक है ना, 3 तरह का होता है। पहला मैंने बताया था आपको मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, दूसरा मैंने बताया था आपको डाइसैकेराइड, और तीसरा बताया था पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मोनोसैकेराइड में मैंने पहला आपको ग्लूकोज बताया था। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इज कॉल्ड एज या इज नोन एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, एंड ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलते हैं, ठीक है, याद रखिए ग्लूकोज, और दूसरा होता है, मैंने आपको बताया था दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा होता है माल्टोज, और तीसरा होता है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। ठीक है, और सॉरी, यहाँ पे आई थिंक फ्रक्टोज होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल फ्रक्टोज होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे डायसैकेराइड में मैंने आपको बताया था कि जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो यहाँ पे सुक्रोज मिलता है, सुक्रोज बनता है। ठीक है, और इसी केस को हम सुगर नामते हैं, सुगर के नाम से जानते हैं, यानी सुगर केन जो गन्ना होता है उसके अंदर सुक्रोज सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और यहाँ से सुगर होता है। तो सुगर जो है वो आपको खुद दिख रहा होगा कि ये डायसैकेराइड है। ठीक है, क्या है, डायसैकेराइड है, तो ये जल्दी नहीं टूटता है। क्लियर हो गया, तो इसलिए इंसुलिन की जब कमी होती है तो उसके बॉडी में क्या अधिकता हो जाती है, शुगर की अधिकता हो जाती है, जिससे चूंकि ग्लूकोज लेवल यहाँ लिखा गया है, उसका रीजन क्या है वो मैंने आपको बताया कि शुगर जो होता है ये क्या करता है, ये सुक्रोज से बना हुआ है, यानी सुक्रोज से निकला हुआ है। यानी सुक्रोज किससे बना हुआ है, ग्लूकोज से बना हुआ है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो इंसुलिन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है ना, चलिए हार्ट बीट के बारे में अगर हम बात करें तो हार्ट बीट जो होता है ये किससे रिलेटेड है, तो ये हार्ट से रिलेटेड है। आपका होमवर्क है कि हार्ट की स्टडी को, स्टडी ऑफ हार्ट को
क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं? फिजिकल ग्रोथ में सबसे ज्यादा कौन सा फिजिकल ग्रोथ में कौन सा फिजिकल ग्रोथ में कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा हेल्प करता है? ये आपका दूसरा न्यूट्रिएंट जो है कौन सा हेल्प करता है? दूसरा जो आपका होमवर्क है वो ये है। पहला है स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं? अगर ये आपको पता होगा तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज आपको पता होगी, ईईजी और ईसीजी में डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि स्टडी ऑफ हार्ट अगर आपको पता होगा तो आप ईईजी और ईसीजी में डिफरेंस बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं कि ईईजी ब्रेन के लिए होता है या हार्ट के लिए होता है, या ईसीजी ब्रेन के लिए होता है या हार्ट के लिए होता है। दो ऑप्शन मैंने भी आपको बता दिए। दूसरा मैंने ये भी आपका होमवर्क है, डिफरेंस बिटवीन ईईजी एंड ईसीजी। होमवर्क है आपका, ठीक है, क्योंकि आप लोग कहते हो ना सर एमसीक्यूज नहीं मिलते हैं, लो मैं दे रहा हूं। अब आप लोग इसके होमवर्क को बताना। न्यूट्रिएंट्स, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है? कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है, बॉडी की ग्रोथ में सारे हेल्प करते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा है जो बॉडी ग्रोथ को स्पेशली हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो कितने टाइप का होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम? आपको ये बताना है कितने टाइप का रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन सिस्टम या रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस किस तरह से हो सकता है, ठीक है। और वेस्कोटॉमी, वेस्कोटॉमी एक वर्ड आता है रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर। आपको बताना है वेस्कोटॉमी जो होता है वो किस चीज से संबंधित है, किस चीज से रिलेटेड है। वेस्कोटॉमी जो होता है वो किस चीज से रिलेटेड है आपको बताना है, ठीक है। आपको पता होगा तो आप बता सकते हो इसको बहुत आसानी से, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो आप लोग जितने भी लोग टेलीग्राम में हो, आप लोग अपना अपना एक कॉपी पे लिख के फिर वो भेजा करो, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को ये सारा सेशन जो है वो मजेदार लग रहा होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है देन एक बार प्लीज हिट द लाइक बटन, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज इज एसोसिएटेड विथ कलर विजन? कौन सा एक ऐसा है जो कलर विजन से रिलेटेड? बहुत आसान है, मैं कितनी बार आपको पढ़ाया हूं ये चीज, ठीक है। कौन सा ऐसा है जो कलर विजन से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। बहुत आसान है, जल्दी से बताइए। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए, बहुत आसान है। देखिए यहां से आप याद कर सकते हो कलर विजन। कलर विजन में यहाँ पे आपको सी दिया होगा, ठीक है। कलर विजन में सी दिया होगा तो आंख के अंदर एक रॉड्स होता है, एक कॉन्स होता है। ये दोनों चीजें आप याद रखिए। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर आंख बनाई जा रही है, ठीक है, जस्ट मैं आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इतनी अच्छी तो मैं बना नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो जरूर करूंगा, ठीक है। तो ये रॉड्स एंड कॉन्स जो है इनका काम क्या होता है? ये रोडोप्सिल सेल से बना होता है। रोडोप्सिल सेल्स क्या होता है कि जो रतौंधी होता है, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो रतौंधी, यानी कि डिम लाइट में देखना। डिम लाइट में अगर आपको कोई चीज देखनी है तो उसमें कौन सी चीज हेल्प करती है? तो रॉड से हेल्प करती है। और रॉड से ही याद रख सकते हो रतौंधी, जिसे डिम लाइट में देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि कलर विजन की अगर हम बात करें, जिसे हिंदी में वर्णांधता हम कहते हैं, ठीक है, वर्णांधता कहते हैं, वो किससे रिलेट करती है? तो कौन से रिलेट करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइरिस एक वर्ड दिया गया है, आइरिस। आइरिस का काम क्या होता है? तो ये साइड है जो आइरिस का, ये क्या करता है कि आंख की जो पुतली है, ठीक है, ये जो आगे की पुतली होती है, इसको फैलाने और सिकोड़ने में हेल्प करती है। जैसे आप मान लो नजदीक की तरफ देख रहे हो तो आपकी आंखें जो होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, आप दूर देख रहे हो तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो इसको फैलाने और सिकोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है? वो आइरिस करता है। तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, जो रॉड्स है, जो रॉड्स है ये रोडोप्सिल नामक सेल से बनी होती है, ठीक है। कौन सी सेल से बनी होती है? रोडोप्सिल, रोडोप्सिल नामक सेल से बनी होती है। थोड़ी सी स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। रोडोप्सिन नामक सेल से बनी होती है। एंड कोन्स जो होती है, ठीक है, कोन्स जो होता है ये किससे बना होता है? कोडोप्सिल नामक सेल से बना होता है। कोडोप्सिन नामक सेल से बना होता है, ठीक है। काम क्या होता है इसका? काम होता है डिम लाइट में देखने में हेल्प करना, डिम लाइट में देखने में हेल्प करना। और इसका काम होता है कलर को आइडेंटिफाई करने में, कलर को आइडेंटिफाई करने में। तो जो वर्णांधता होती है, कलर विजन होता है, उसमें कलर आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो नहीं हो पाता है। आइडेंटिफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो कौन जो होता है वो कलर विजन यानी कि कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। आइरिस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो प्यूपिल होती है हमारी आंखों के अंदर, जो पुतली होती है,
उसको उसकी साइज को मैनेज करने का काम करती है, मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क की अगर हम बात करें, आंख के अंदर ऑप्टिक डिस्क, तो जो ऑप्टिक नर्व होता है जो कि कनेक्ट होती है ब्रेन से, ठीक है, तो ऑप्टिक डिस्क जो होता है वो हमारे आंख में जो चित्र बनता है ना, वो पहले उल्टा बनता है, ब्रेन उसे सीधा करने करता है, तब हमें दिखाई देता है कि वो चीज सीधी दिख रही है। आंख में कैसा बनता है? उल्टा बनता है, और ब्रेन उसे क्या करता है? सीधा करता है। क्लियर हो गया? तो ये था डिटेल आपके इस आई चैप्टर से रिलेटेड। किसी एक दिन अगर आप लोग कमेंट करोगे, अगर आप लोग कहोगे, तो हम लोग किसी एक दिन सेशन इसी बीच में केवल आई के ऊपर, आंखों के ऊपर ये पूरा का पूरा सेशन हम लोग रख लेंगे और ध्यान से पढ़ लेंगे कि आंख के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, और उसका क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे उसका साइज होता है, ये सब चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे अगर आप लोग कहोगे तो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस इज, कौन सा एंजाइम जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है? और आपको आपका होमवर्क है, नोट कीजिए, होमवर्क होमवर्क ये है कि कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, सॉरी, कौन सा ऐसा जूस है, कौन सा ऐसा जूस है, ठीक है, कौन सा ऐसा जूस है जिसमें 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 कोई एंजाइम, जिसमें कोई एंजाइम, ठीक है, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को एमसीक्यू चाहिए तो लो मैं आपको देता हूं। कौन सा ऐसा जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? हालांकि आपको बताना है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, यानी जो जठर रस होता है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा लोगों को आ रहा होगा, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसके अंदर दो एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है पेप्सिन, एक पाया जाता है पेप्सिन, और दूसरा पाया जाता है रेनिन, रेनिन। और ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोटीन के पाचन में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। और पेप्सिन जो होता है वो किस में टूटता है? पेप्टाइड में टूटता है, जो कि प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। 3 स्टेप्स में ये टूटते हैं, प्रोटीन ऐसे ही नहीं पड़ता है, ठीक है। ये फाइनली अमीनो एसिड में टूटता है, अमीनो एसिड में टूटता है, ठीक है। और 50 जो अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, 50 एमिनो एसिड जो होते हैं वो मिलके, 50 एमिनो एसिड जो होते हैं मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन जो होता है वो किसमें टूटता है? अमीनो एसिड में टूटता है। फैट किस में टूटता है? तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। याद रखिएगा, किस में टूटता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटता है। अगर हम एमाइलेज के बारे में बात करें, अमाइलेज जो एंजाइम होता है ये आपका लार के अंदर जो सलाइवा होता है वहां पे ये पाया जाता है। आपका होमवर्क है कि जो ट्रिप्सिन और टाइलिन जो एंजाइम है ये किसके अंदर पाया जाता है, या किसके पास, या किसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो आपका होमवर्क है कि जो ट्रिप्सिन है और जो टाइलिन एमाइलेज है, ठीक है, टाइलिन जो है ये किसके अंदर पाया जाता है? ये दोनों एंजाइम्स किसके अंदर पाए जाते हैं? ये आपका होमवर्क है, आपको नोट डाउन करना है और ये बताना है ये दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं। नाउ लेट्स मूव। और फिजिक्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 520 जूल ऑफ वर्क एट द रेट ऑफ 25 वॉट? आपको बताना है कि जो 250 जूल का कार्य है वो 25 वाट के द्वारा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। जो 25 वाट की दर से अगर हम 520 जूल कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए, वाट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे पावर से रिलेटेड कर गया, ठीक है। जूल का मतलब क्या हो गया? ये वर्क से रिलेटेड हो गया। अब आपको रिलेशन बताना है और आपको फाइंड आउट क्या करना है? टाइम फाइंड आउट करना है। रिलेशन बताना है पावर, वर्क एंड टाइम के बीच में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिलेशन होता है वो होता है पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है रिलेशन? पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब पावर की वैल्यू कितनी है? 25 है, ठीक है। अच्छा, वर्क कितना है? तो 520 जूल है। टाइमिंग आपसे पूछी गई है, टाइम आपको बताना है। देन बहुत सिंपल है, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 520 डिवाइडेड बाई 25, डिवाइड कर दो। तो 525 से आप यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 बार में जाएगा, यहाँ बचेगा 25 दूना 50, बचेगा 2 20, ठीक है। और यहाँ पे भाग जाएगी नहीं तो यहाँ पे जीरो लगाएंगे, और फिर ये जीरो हम ले लेंगे, 20 हो जाएगा, और फिर भाग जाएगा नहीं, जीरो जीरो लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर 200 हो जाएगा, 25 बट्टे 200। तो टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया आपका 20.8 सेकेंड।
क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है, रिलेशन पता है, आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से लग सकते हैं। ठीक है, एंड आई होप दोस्तों आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा, अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी इंग्लिश की, तो उसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इंग्लिश की जो वीडियो होगी, और अच्छे से उसको आप लोग भी ध्यान से रिवीजन कीजिएगा। और जो मैं आपको बताया हूँ कि एमसीक्यू के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डोंट वरी अबाउट एमसीक्यूज। ठीक है, आपको एक एमसीक्यू मिला, उसका पोस्टमार्टम कर दो, उसके लाइन में जितने वर्ड लिखे हैं उन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहीं भी आपको जूस लिख गया, कितने तरह के जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस, फिर बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, तो ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंजाइम मिल गया, कितने तरह के एंजाइम होते हैं। इसी तरह से आपको कलर विजन मिल गया, तो ये आंख से रिलेट करता है, आई के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। ऐसे पढ़ने की आदत डालो। अगर देखो, आप ना अगर कुछ अलग नहीं करोगे, उसी तरह से करोगे जैसे दुनिया कर रही है, तो आपको मिलेगा वही चीज जो दुनिया को मिला है। सो ट्राई टू डू डिफरेंट। जो विनर्स होते हैं वो चीजों को अलग नहीं करते, अलग ढंग से करते हैं। ठीक है, सो बहुत इजी तरीके से आप लोग कोशिश करो कि जो भी आपका पढ़ने का तरीका है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया, पोस्टमार्टम करना सीख लो। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं ना, ऐसे आप भी सोचा करो कि जब क्वेश्चन सामने आ रहा है, उसके बारे में टोटल आपको पता होना चाहिए। भले दिन भर में 10 एमसीक्यू कर रहे हो, 2-3 एमसीक्यू साइंस के फिजिक्स के उठा लिए, 3-4 एमसीक्यू केमिस्ट्री के उठा लिए, फिर 3-4 एमसीक्यू बायोलॉजी के उठा लिए। ठीक है, टॉपिक से 3-4 एमसीक्यू ढूंढो और उन एमसीक्यू का पूरा पोस्टमार्टम करो। बस बेस्ट तरीका है, क्योंकि अब आप तरीका नहीं बदलोगे तो आपको वो चीज जो आप सोच रहे हो वो हासिल नहीं होगा, क्योंकि दुनिया एमसीक्यू कर रही है, दुनिया भाग रही है उसी चीज के पीछे। तो थोड़ा सा आपको तरीका जो है वो डिफरेंट करना पड़ेगा और लोगों से, क्योंकि अगर आपको डिफरेंट चीजें पानी है तो डिफरेंट तरीके को आजमाना पड़ेगा। ठीक है, पोस्टमार्टम करना सीख लो। किसी भी चीज का एमसीक्यू, आपको 10 एमसीक्यू डेली के निकाल लेने, कहीं से भी निकाल लो। बस कोशिश करो कि अगर आपने टॉपिक उठाया मोशन, तो मोशन का ही 3-4 क्वेश्चन ले लिया। दूसरा आपने टॉपिक उठाया मोल कॉन्सेप्ट, तो केमिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के उठा लिए। अब वो पूरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तीसरा आपने उठा लिया लाइफ प्रोसेस के अंदर से कोई चीज उठा ली। जैसे मान लीजिए आपने फोटोसिंथेसिस उठा लिया, फोटोसिंथेसिस उठा लिया, तो फोटोसिंथेसिस से 3 ही 4 क्वेश्चन उठाओ, लेकिन आप पोस्टमार्टम पूरा आना चाहिए आपको। मतलब जितना आप नोट्स में लिखे हो ना, वो एकदम जुबान पे याद हो जानी चाहिए। ऐसे पढ़ोगे तब कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा, तभी कुछ कर पाओगे। नहीं तो दुनिया एमसीक्यू कर रही है, एमसीक्यू आप रट नहीं सकते हो। समझे? तो आपको पूरा जैसे पढ़ाना है कल, ऐसे आप जिस दिन सोच के पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक यू। और एंड आई होप आपको लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगेगा तो एक बार जरूर लाइक तो बनता ही है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मजा आया कि नहीं क्लास को देख करके। थैंक यू।